हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है तो मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, फिर डायरेक्ट हम जंप करेंगे जो क्वेश्चन इससे पूछते हैं। मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया। चैप्टर 9 से डिफरेंस बिटवीन फॉर श्योर आता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं डायरेक्ट आपको डिफरेंस बिटवीन जितने इस चैप्टर में वो पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका नाम समझ लीजिए कि होता क्या है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं। व्हाट इज मनी मार्केट? जब भी किसी पर्सन को, बिजनेसमैन हो, इंस्टीट्यूशन हो, जब उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए, तो वो कहाँ से उठाएगा? मनी मार्केट से। इतना समझ गया। कैपिटल मार्केट मतलब जब भी किसी इंस्टीट्यूशन, बिजनेस फर्म, किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो वो कहाँ से उठाता है? कैपिटल मार्केट से पैसा उठाता है। अब इतना तो समझ गया मैम कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट से मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट से मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेज? मनी मार्केट में ऐसे कौन से सोर्सेज है जो हमको उधारी देते हैं? तो मनी मार्केट के सोर्सेज होते हैं जितनी सारी टाइप्स की बैंक्स आपने ओसीएम में पढ़ी है, वो सारी टाइप की बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो हमको शॉर्ट टर्म के लिए लोन ग्रांट करते हैं। अब मनी मार्केट में भी बेटा दो टाइप के मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जब आप ऑफिशियल सोर्सेज से पैसा ले रहे हो, जैसे कि बैंक्स, अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो अलग ऑप्शन होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ब्याज पे पैसा लेना, मार्केट से पैसा उठाना, परसेंटेज पे आपको मिलता है। फर्क क्या होता है? जब आप बैंक्स एंड ऑल से पैसा लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे फॉर्मेलिटीज है आपको करनी पड़ती है, बट वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, जिसकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, वो बैंक ही प्रेफर करता है कि वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले। बट सपोज मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज, लीगल वर्क, पेपर्स, इन सब में मुझे नहीं जाना है, तो मैं कहाँ से पैसा उठाती हूँ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक ड्रॉबैक है, हाँ वहाँ पे पेपर्स आपको सबमिट नहीं करने होते हैं, बट वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट डबल ऑफ बैंक, जितना आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे उससे डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा मिलता है। तो मैंने अब तक आपको समझाया, मनी मार्केट का मतलब होता है जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट से उठाते हैं। मनी मार्केट में कौन से सेक्टर होते हैं जो आपको पैसा देते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका डिफरेंस बिटवीन भी हम देखेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जितनी भी सारी टाइप की बैंक्स आपको लोन्स देती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं, वो सबको काय में इंक्लूड किया गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, मुनीम जी, ये सब लोग जो आते हैं, ये सब काय में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में अगर सपोज लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो कैपिटल मार्केट में कहाँ से पैसा उठाते हो? जो आपका पूरा एसपी है। कैपिटल मार्केट में आपके पास सोर्सेज होते हैं, इक्विटी से पैसा रेज करो या डेब्ट से। मतलब इक्विटी में मतलब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स इशू करके ले सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल, ये सब चीज़ें आती है। डेट मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब इशू करके आप क्या कर सकते हो? मार्केट से पैसा उठा सकते हो। कंपनीज यही करती है ना, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है वो कैसे पैसा रेज करती है? इक्विटी शेयर्स इशू करेंगी, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, या तो फिर डिबेंचर्स इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। ये सब हम डिटेल में एसपी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दिया कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट में कौन से सोर्सेज है जहां से आप पैसा रेज कर सकते हो, कैपिटल मार्केट में कौन से सोर्सेज है जहां से आप पैसा रेज कर सकते हो। अब डायरेक्ट जंप करते हैं डिफरेंस बिटवीन पे। इस चैप्टर में से फॉर श्योर डिफरेंस बिटवीन आएगा, तो चलिए पहला डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ते हैं। अब मैंने ना आपको ओसीएम सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाया था, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखा होगा। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स में आता है टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। वही डिफरेंस बिटवीन ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट चैप्टर ना, इसका 20-25% जो हमने बैंकिंग चैप्टर पढ़ा है ओसीएम में, उसमें से कवर है। टाइप्स ऑफ पूरी बैंक्स हमने वहाँ पढ़ी है, सेम कॉपी पेस्ट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम जिन्होंने नहीं भी देखा होगा, हम टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का डिफरेंस देखते हैं। जिन्होंने पढ़ा है वहाँ पे उनको कॉपी पेस्ट ये सेम ही लगेगा, आप वहाँ से लर्न करें या यहाँ से सेम ही है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आता है पेपर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट? जैसे आप बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाके, तो दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। मतलब क्या होता है? वही डिमांड डिपॉजिट मतलब मैंने सेविंग अकाउंट खोला या करंट अकाउंट खोला जिसमें पैसा डिपॉजिट करा है, बट जब मैं डिमांड करूंगी या तो मैं एटीएम से निकालूंगी या तो चेक से पैसा निकालूंगी, तो डिमांड डिपॉजिट। जब कस्टमर डिमांड करेगा वो पैसा निकाल सकता है। टाइम डिपॉजिट मतलब हमारे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो हमने ओसीएम में पढ़ा था।
एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिलता है। फिक्स डिपॉजिट हमको समझता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, मेच्योरिटी पे पैसा विद इंटरेस्ट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब हर मंथ कुछ फिक्स्ड अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, वो एक्सपायरी डेट के बाद पूरा पैसा विद इंटरेस्ट हमको वापस मिलता है। एफडी में एक साथ लमसम अमाउंट एक ही टाइम डिपॉजिट करना होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में मंथली बेसिस पर फिक्स्ड अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं। तो बस ये डिफरेंस बिटवीन हमको देखना ईजी सा है। डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट क्या होता है? मीनिंग डिपॉजिट दैट आर विड्रॉन ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब डिमांड पे वो विड्रॉ कर सके तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट डिपॉजिट दैट आर विड्रॉन आफ्टर सर्टन पीरियड। टाइम डिपॉजिट मतलब उसमें टाइम लिखा है कि इस टाइम के बाद आप सर्टन पीरियड के बाद ही डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स आते हैं डिमांड डिपॉजिट में? करंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स। अकाउंट में जितना पैसा होता है वो हम डिमांड पे ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ये ऐसे अकाउंट है जिसमें आप एक अमाउंट फिक्स डालते हैं बट एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक्सपायरी पे आपको पैसा एक साथ मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ऑब्वियसली कि जब आप डिमांड पे पैसा निकाल रहे हो तो करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट क्या होता है? लो। बट वही टाइम डिपॉजिट जैसे कि एफडी में या रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा रख रहे हैं क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख रहे हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली क्या होता है? ज़्यादा होता है। टाइम, देर इज नो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट में आपको जब पैसा डालना है तब डाल सकते हो। आजकल तो कैश डिपॉजिट की भी मशीन है, आप रात को 12 बजे भी जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, या बैंकिंग आवर में करना है लार्ज अमाउंट है तब वहाँ जाके भी कर सकते हो। ठीक है, तो देर इज नो टाइम लिमिट कि अकाउंट होल्डर कभी भी डिपॉजिट कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एटीएम और कैश मशीन वाला कंसेप्ट है। बट टाइम डिपॉजिट आपको एफडी करानी है या रिकरिंग डिपॉजिट तो उसका टाइम आवर्स है। देयर इज सर्टन स्पेसिफाइड टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट, जैसे डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 30 डेज एंड फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स। अगर आपको एफडी या आरडी कराना है तो उसके लिए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है 30 दिन का या 5 साल का। जैसे जनरली 13 महीने भी होता है बैंक में कि आप इतने टाइम की मिनिमम कराइए, बट यहाँ 30 डेज लिखा होता है तो हो सकता है आपके सिलेबस के हिसाब से वो चीज़ें 30 डेज मिनिमम आप करा सकते हैं एफडी, मैक्सिमम आप 5 साल की भी एफडी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन था अबाउट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। शॉर्ट में डिमांड डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट रखा है करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, जिसको जब आप डिमांड करेंगे तब आप पैसा निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब ऐसा पैसा जो आपने सर्टन फिक्स्ड अमाउंट रखा है बट एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एक्सपायरी के बाद ही आपको एक साथ पूरा पैसा विड्रॉ करने मिलेगा। हेड पॉइंट्स इसके क्या क्या है? मीनिंग, टाइप्स, इंटरेस्ट, टाइम। होप सो आपको समझा। चलिए अभी इसके साथ ही यही वीडियो में मैं एक और डिफरेंस बिटवीन अपलोड कर देती हूँ। इजी सा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अभी ओरली बताया, उसको डिटेल में यहाँ बता देती हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज आता है एग्जाम में। ठीक है, मीनिंग द सेक्टर फॉर्म बाय कंपोनेंट्स ऑफ मनी। इतना तो पक्का है कि मनी मार्केट में ही आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सेक्टर फॉर्म बाय कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट दैट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसपे डायरेक्ट सुपरविजन है आरबीआई का, मतलब जितनी सारी टाइप की बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने पढ़ा है ओसीएम में भी सेंट्रल बैंक ऑन द टॉप रहती है, अपेक्स बैंक जो सारी बैंक्स को रेगुलेट करती है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो डायरेक्ट सुपरविजन में किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसका अपोजिट, द सेक्टर फॉर्म बाय कंपोनेंट, वो भी मनी मार्केट के ही कंपोनेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट दैट आर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक। कोई ब्याज पे पैसा दे रहा है तो रिजर्व बैंक को पता भी नहीं रहता है ना, उसको क्या पता कौन कैश में, क्योंकि कैश वाले ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम ब्याज पे पैसा देते हैं, बैंक के थ्रू भी होता है बट जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैश में ही काम करता है। कैश में ही आप लाखों उधारी लेते हैं, उसका इंटरेस्ट और पेमेंट कैश में ही करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि बैंक है उस पर रेगुलेशन आरबीआई का है, पूरे रूल्स रहते हैं कि आप मैक्सिमम इतना इंटरेस्ट लगा सकते हो, ये चीज़ें रहेंगी, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे किसी की अथॉरिटी नहीं है, ब्याज पे पैसा देने वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी लोग हैं, मुनीम जी, ब्याज पे पैसा बांटने वाले, शाहूकार, जिसको जो भी आप नाम दे दो लेमन लैंग्वेज में, उनकी मन मर्जी वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पैसा दे सकते हैं, उनको कोई रेगुलेशन नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। In organized sector of money market, financing is available to borrower at relatively low interest rate. तो relatively low interest rate किस में होता है?
ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू बोरोअर एट रिलेटिवली हायर रेट ऑफ इट, क्योंकि अनऑर्गेनाइज है ना, आपको पेपर वर्क नहीं है, गारंटी वारंटी नहीं है। आप बैंक से लोन लेने जाओ, एक तो लंबे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर गिरवी रखना होता है, मॉर्गेज रखना होता है, सब इतनी फॉर्मेलिटीज रहती है। तो इतना सब दे दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बट आप को ऐसा है कि फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, पेपर नहीं, मैं कुछ गिरवी नहीं रखूँ, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगेंगे। ये 2 पॉइंट है 2 मार्क के लिए इकोनॉमिक्स में। अगर आपको शॉर्ट हो कि आपको आता है तो 3 तो एटलीस्ट लिखिए। और इसके बाद अगर आपको डाउट है कि आपने कच्चा पक्का लिखा है तो 4 पॉइंट्स लिख लीजिए थोड़े बना के, जैसे अभी मैंने 2 पॉइंट बताए। आप इसमें 3rd पॉइंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, फाइनेंस हाउस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं मनी लेंडर, इंडिजिनियस बैंकर्स, ये सब एग्जाम्पल काय के हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। एक और आप लिख सकते हो पॉइंट यहाँ पे, chances of fraud. In case of organized sector, chances of frauds are lower, but in case of unorganized sector, क्योंकि बिना किसी चीज़ के आपने पैसा दिया है, चांसेस या रिस्क ऑफ फ्रॉड आर हायर। तो ये खुद से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से शॉर्ट आता है आपको डिफरेंस, तो 3 पॉइंट लिखिए। बट अगर लगता है, क्योंकि हमको समझता है कि हमने कैसा लिखा है, अच्छे से लर्न है, तो 3 पॉइंट पे भी मिल जाएगा आपको मार्क। बट कच्चा पक्का आ रहा है तो थोड़े 4 पॉइंट बना के लिख देना। तो जैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो, एक तो मीनिंग लिखोगे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, एक एग्जाम्पल्स लिखोगे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। चौथा पॉइंट ऑफ लिख सकते हो रिस्क ऑफ फ्रॉड। देयर आर हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड्स इन lesser risk of fraud in unorganized sector, higher risk of fraud in अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज कुछ मॉर्गेज नहीं होता। थोड़ा बना के लिख दीजिएगा। 2 डिफरेंस बिटवीन मैंने इसमें कवर किया, वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप बाकी के डिफरेंस बिटवीन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ, ज़रूर देखिएगा। होप्स आपको समझा, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।